लगातार सीखते और सिखाते रहने वाली यूट्यूब कम्युनिटी का मैं अपने चैनल फिजिक्स पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड पिछले दो वीडियोस में से एक में यानी कि फर्स्ट में हमने ये देखा था कि वेक्टर्स को किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेरियस मेथड्स जो है उनके बारे में बात की थी। हमने देखा कि हम वेक्टर को एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब क्या होता है। हमने ये देखा कि वेक्टर को जब हम एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। फिर हमने थर्ड वे देखा था कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किस तरह से किया जा सकता है। तो वहाँ पे एक सब कैटेगरी निकल के आया था कि दो तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट वे में हमारे पास जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्केलर निकल के आता है। सेकंड, हमारे पास एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे एक वेक्टर निकल के आता है। तो हमारा लास्ट जो वीडियो था वो डिस्कस उसमें हमने किया था कि एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे स्केलर आता है अगर, तो वो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन होता है उसके बारे में बात की थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने ये चेक किया था कि क्यों वो उसी तरह से डिफाइन है। तो उसी फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है ये अपना वेक्टर से रिलेटेड लास्ट वीडियो है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और हमें वेक्टर ही मिल जाए। ये किस तरह से अपन करते हैं, ये किस तरह से फिजिक्स में या मैथ्स में डिफाइन होता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमें इसके बारे में जानकारी में होनी चाहिए वो ये कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे उसको डॉट प्रोडक्ट कहते थे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों क्रॉस कहते हैं इसका रीज़न आगे आएगा। अच्छा, ये डिफाइंड किस तरह से है, इसका नोटिफिकेशन यानी एक तरह से इसको डिनोट जो है वो ए क्रॉस बी द्वारा किया जाता है। ये क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस आ गया तो क्रॉस जो है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक गोल बना के मैंने यहाँ पे एक लिखा है जस्ट ए नोटेशन। ये सिर्फ एक नोटेशन है, सिर्फ डिनोट करने का तरीका है। ये नॉर्मल वाला मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, 2 × 3 = 6। ये वो वाला मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये सिर्फ क्रॉस का एक चिन्ह है, चिन्ह मात्र है। ठीक है, तो ये लगते ही हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। अच्छा, जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हम उसको डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से, जो है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड n केप। अब ये पूरा का पूरा जो आगे अपने पास बराबर में जो हमने लिखा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ रहे हैं। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले से पढ़ लिया है। वहाँ क्या आता था, वहाँ आता था a b cos थीटा और ये n केप वहाँ पे नहीं था। तो अब देखो, इन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग से देखते हैं। a b साइन थीटा जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण, है ना, कितना है ये, ज़्यादा है, छोटा है, बड़ा है, कम है, ज़्यादा है, इस तरह का जो आभास है वो हमें ये करवा देता है। फिर एन केप की बारी आती है, तो एन केप यहाँ पे डायरेक्शन है भाई। ठीक है, अब डायरेक्शन जो है, चलो ए तो हमें गिवन होगा, बी भी हमें गिवन होगा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है वो भी हमें गिवन होगा, लेकिन एन को डिफाइन करने वाली कौन सा फैक्टर है, एन को कौन डिफाइन करेगा। तो एन को डिफाइन करने के लिए एक रूल बनाया गया है भाई। ठीक है, अब वो रूल देखिए क्या है कि अगर आप ये कहें कि ए एंड बी किसी प्लेन में है, ठीक है, अब डेफिनेट है कि अगर दो वेक्टर्स की बात करें हम, दो कोई भी लाइंस की बात कर लो सिंपली, अगर वो दो लाइंस है तो वो डेफिनेट किसी न किसी एक प्लेन में होगी। तो यहाँ ऐसा इमेजिन अपन ने किया है कि ये इस प्लेन में है, ये ए और बी दोनों इस प्लेन में है। ठीक है, तो लेट सपोज ये कुछ इस तरह से आएगा आपके पास में, ये कि दिस येलो वन को बी कर देता हूँ क्योंकि हमने बी को येलो लिखा है। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस इज ए एंड दिस इज बी, बीच में थीटा एंगल है, राइट। तो इसको पता करने का, इसकी डायरेक्शन ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को पता करने के लिए हमारे पास क्या करना है, अपने को राइट हैंड यूज लेना है। राइट हैंड को अपन क्या करेंगे कि ए से बी की तरफ अंगुलियों को मोड़ेंगे, ए से बी की तरफ अंगुलियों को मोड़ेंगे। जब हम ए से बी की तरफ अंगुलियों को मोड़ेंगे, जो अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे देखो, ये इस तरह से ऊपर की तरफ मैंने शो किया है। तो ऐसा किया अपन ने, ये ए है, ये बी है, ए से बी की तरफ तो ऊपर, तो कुछ इस तरह से ये सिचुएशन अपने पास निकल के आएगी। ठीक है, दिस वन, ये समझ पा रहे हैं आप। ये वाइट वाला जो चौक है, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ। यहाँ देखो, एक राइट हैंड बनाने की मैंने कोशिश की है, आप नाकाम कोशिश कर सकते हैं, बट आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से ये अंगूठा ऊपर की तरफ है ना। मैं उधर जाके अगर इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह से, दिस इज ए, दिस इज बी, ए से बी की तरफ, तो ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। अब देखिए, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसके द्वारा किसी भी सिचुएशन में
डायरेक्शन पता कर सकते हो। और ये बहुत ही क्रूशियल है भाई, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ए क्रॉस बी को जानते हैं, आप ए बी साइन थीटा निकाल लिए, लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन नहीं पता है आपको तो आप अटक जाएंगे। फिजिक्स में तो डेफिनेटली अटक जाएंगे, मैथ्स में भी अटक जाएंगे, बट फिजिक्स में तो डेफिनेटली अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं फिजिक्स में, तो उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता तो भी उसका कोई यूज़ नहीं है, डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता तो भी उसका कोई यूज़ नहीं है। तो आगे जैसे जैसे हम चीज़ों को डिफाइन करेंगे तब हम देखेंगे कि भाई ए क्रॉस बी में डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमेशा ध्यान रखिए। एक बार फिर अपन रिविजन ले लेते हैं। दिस इज ए, लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, तो इस प्लेन में ये हो गया अपने पास। तो हमें ए क्रॉस बी के लिए पता करना है, ए क्रॉस बी के लिए तो हम ए से बी की तरफ जाएंगे, सॉरी दिस वन, ऐसा ए से बी, दिस वन, ए से बी, ये वाला सिचुएशन है, ए टू बी, ये तो अंगूठाइज डायरेक्शन में, तो ये आपकी क्या होगी, हमेशा उस प्लेन के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये वाला जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, अब इसमें है या इसमें, ये अपने को पता करना है। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे, आप अगर देख पा रहे हो तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे पास निकल के आता है भाई। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट हम स्पेशल केसेज में पढ़ते हैं। देखो भाई क्या स्पेशल केसेज है। मैंने जैसा कहा कि ये वीडियो पिछले वीडियो के फॉर्मेट में ही चलेगा, ये वीडियो पिछले वीडियो के फॉर्मेट में ही चलेगा। तो स्पेशल केस में हमने सबसे पहला जो वहाँ पे पढ़ा था वो था कम्यूटेटिव। हमने ये देखा था कि क्या ये प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है या नहीं है। हमने ये देखा था वहाँ पे कि भाई डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि हाँ ये कम्यूटेटिव है। कौन? डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। क्या ये कम्यूटेटिव है हमारे पास में? तो हम इसके लिए चेक करते हैं। देखो सबसे पहले कहते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी अब ये भी हमने निकाला है, ए बी साइन थीटा एंड एन केप है। अब ए से बी की तरफ डायरेक्शन जब बात करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऊपर। ठीक है, लेकिन जब हम बी क्रॉस ए की बात करेंगे, अगर इसकी जगह मैं ये कहूं कि हम कहें बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए करते हैं, यहां पे आप क्या चेंजमेंट देखोगे भाई? यहां पे आप चेंजमेंट देखोगे बी का मैग्नीट्यूड एंड ए का मैग्नीट्यूड, डजंट मैटर, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, साइन थीटा वही रहेगा, लेकिन एन केप क्या वही रहेगा? अब यहाँ पे अपने को देखने की जरूरत है कि एन केप वही रहेगा। जैसे ही हम बी क्रॉस ए करेंगे, बी से ए की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो अगर ये एन केप है तो इसके जस्ट नीचे जो वेक्टर होगा वो होगा माइनस एन केप। हमने नेगेटिव वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर्स में। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि उसके जैसा का जैसा अपोजिट में, तो यहाँ पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा? एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। जैसे ही माइनस का साइन लगाएंगे तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन आएगा भाई। रिलेशन ये आएगा कि यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दिस मीन्स कि ये जो आपका है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है या फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट है, वो कम्यूटेटिव नहीं है। किसी भी केस में कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये कम्यूटेटिव आपका जो है, मतलब अपन कहें कि कोई एक केस ऐसा हो तो कोई भी ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें कम्यूटेटिव होता है। तो नेक्स्ट अपने पास स्पेशल केस में निकल के आता है। हमने इसके बाद में दो स्पेशल केस और देखे थे स्केलर प्रोडक्ट में भी। तो फर्स्ट स्केलर केस आता है अपने पास कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो तब क्या होगा? या पहले 0 डिग्री वाला ले लेते हैं ना। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में थीटा जो है वो 0 डिग्री हो तब क्या होगा? तो अगर अपन थीटा 0 ले रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 देन साइन थीटा या फिर साइन 0 इज आल्सो इक्वल टू 0। एंड ऐसे केस में अगर अपन बात करेंगे तो ये जो अपने पास a क्रॉस b आएगा, तो a क्रॉस b विल बी इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड एंड साइन 0। एंड ड्यू टू साइन 0 इज 0, ये क्या हो जाएगा अपने पास? 0 हो जाएगा। तो इससे अपने को क्या कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अगर दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो 0 या क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 हो, तो हम उसको सीधे ही क्या कह सकते हैं कि वो दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 या दोनों पैरेलल है।
तो ये पैरेलल होने का, दो वेक्टर्स के पैरेलल होने का एक टेस्ट अपने पास हो गया। अच्छा, सेकंड इसी के अंदर अगर अपन नेक्स्ट की बात करें कि if theta is equal to 90 डिग्री, if theta is equal to 90 डिग्री, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, इससे अपन ये देख सकते हैं कि sin थीटा जो है, then the sin थीटा is equal to sin 90 डिग्री is equal to अपने पास होता है 1। तो ऐसे केस में अगर अपन a क्रॉस b निकालेंगे तो a क्रॉस b will be equal to ab sin 90 and that is equal to ab। तो ये एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा जैसा अपन ने स्केलर प्रोडक्ट में 0 डिग्री पे किया था। तो अगर स्केलर प्रोडक्ट हो और 0 डिग्री एंगल हो तब वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है, और इसमें अगर क्रॉस प्रोडक्ट में अगर 90 डिग्री एंगल हो दोनों वेक्टर्स के बीच में तो वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही हमने ये कहा 90 डिग्री वाला, तो इसमें एक स्पेशल अपने को सिचुएशन डिस्कस करनी चाहिए, वो है कि जे केप एंड के केप एंड के केप, जे केप आई केप जे केप एंड के केप, सॉरी, ये तीनों जो है ये यूनिट वेक्टर्स है हमारे पास में, और ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। ये हमने पढ़ रखा है कि अगर ये हमारे पास में x एंड y एंड z एक्सिस है तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई केप होता है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे केप होता है, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के केप होता है। तो इनका एक मैथमेटिक्स हमें पता होना चाहिए कि आई एंड जे एंड के केप जो है इनमें मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा। तो अपन देखो सीरीज से लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं बाय द वे आई केप क्रॉस जे केप। तो देखो मैग्नीट्यूड की जब अपन बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर जितने भी है उन सारों का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये सबके सब क्या होंगे अपने पास 1 ही होंगे ना, इनके सबके मैग्नीट्यूड 1 होंगे। तो a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे i का मैग्नीट्यूड एंड j का मैग्नीट्यूड, तो वो दोनों एक ही होंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर देखो दोनों के बीच का एंगल 90 है तो sin 90 वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। i केप और j केप देखिए इस तरह से, तो i की तरफ, i से j की तरफ अपन जाते हैं राइट हैंड रूल से, तो इस डायरेक्शन में उसका इस डायरेक्शन में उसका जो है वो डायरेक्शन होगा ये वाला, और ये अपने पास क्या है, ये z डायरेक्शन है, तो z डायरेक्शन होने के कारण ये अपने पास क्या निकल के आएगा, k केप निकल के आएगा। तो i केप क्रॉस j केप जो है वो k केप के बराबर होता है। इसी तरह से सिमिलरली अगर अपन j और k को मल्टीप्लाई करेंगे, j केप और k केप को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास निकल के आएगा j क्रॉस k केप इज इक्वल टू i केप। ये कैसे हुआ, देखो अब ये वाला प्लेन है अपना नीचे वाला, ये वाला प्लेन, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं i से सॉरी j से k की तरफ, कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन है, दिस वन, दिस प्लेन, ये बाहर, और इस तरह से j से k की तरफ ये, तो j से k की तरफ अगर अंगुलियां मोड़ूंगा मैं तो ये इस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन अपनी कौन सी है, i केप डायरेक्शन है, तो ये i केप हो जाएगा। और ये साइक्लिक अगर अपन चले वापस k से i की तरफ आए, तो k केप से i केप की तरफ आए तो ये सिंपली हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये वापस आ जाएगा, जो बच गया है j केप। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है हमारे पास में कि अगर मैं ऐसे कहूं i केप एंड j केप एंड k केप, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये आएगा अपने पास, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इस तरह से साइक्लिक चलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है। और अगर इसका उल्टा अगर अपन करें, फिर इसका उल्टा अपन करें तो j क्रॉस i केप, j क्रॉस i केप, अब ये एक पहले हमने आइडेंटिटी ऐसी देखी थी कि a क्रॉस b जो है वो बराबर होता है माइनस b क्रॉस a के, कम्यूटेटिव नहीं होता है, ऐसा अपन ने देखा था। तो i क्रॉस j जो है वो अगर k है तो j क्रॉस i क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेशन के साथ i केप, k केप हो जाएगा। एंड इसी तरह से सिमिलरली ये भी अपने को अपन लिख सकते हैं, तो ये लिख देता हूं मैं, तो ये आएगा अपने पास k क्रॉस j केप और ये आएगा i क्रॉस k केप, और ये हमारे पास क्या आएगा माइनस i केप एंड ये आएगा माइनस का j केप। तो ये एक सिंपल सा अलजेब्रा हमने देखा और सिंपल सी बात अपन ने बात की स्पेशल केसेस के बारे में क्रॉस प्रोडक्ट के, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें देखने के बाद एक जेन्युइन सा क्वेश्चन जो कि मैं हर बार रेज करता हूँ
वो ये अपने पास होना चाहिए कि ये a क्रॉस b ए बी साइन थीटा से ही क्यों डिफाइन किया गया। ये जो आपके पास है ये इसी तरीके से क्यों डिफाइन किया गया कि ए बी साइन थीटा ही क्यों है। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये क्यों नहीं हमने ऐसा डिफाइन किया कि a क्रॉस b जो है वो हमारे पास में a स्क्वायर b स्क्वायर tan थीटा या a क्यूब b स्क्वायर sec थीटा या a b4 cot थीटा, ये इनमें से कोई कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा ही क्यों हुआ। ऐसा क्वेश्चन हमारे माइंड में रेज होना चाहिए, राइट। तो मतलब डेफिनेट सी बात है ना कि इसको यही बात बनाने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, तभी ये बन पाएगा, नहीं तो ये कैसे होगा, ये क्यों हुआ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल अपने पास इसमें गेट है, इस गेट को अगर मैं इस डायरेक्शन में बल लगाऊं, ये डायरेक्शन, तो मैं इसको देख पा रहा हूँ आराम से मूव हो रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं यही काम इसके पैरेलल में यहाँ पे खड़े होके और इधर बल लगाऊं इस डायरेक्शन में, तो मैं कितना भी जोर लगा लूँ चाहे ये गेट मूव नहीं होगा। थर्ड केस अपन देखते हैं कि कुछ एंगल से मैं इस डायरेक्शन में ऐसे बल लगा रहा हूँ, ऐसा, तो ये मूव तो कर रहा है लेकिन उतना इफेक्टिव मूव नहीं कर पा रहा है जितना अपन इसको, जितना बल अपन यहाँ लगा रहे थे, अपन यहाँ थोड़ा सा बल लगा रहे थे तो आराम से मूव कर रहा था, पर इधर इस डायरेक्शन में इसको बल लगाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा बल, इसको मूव कराने के लिए एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को अपन बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी वाला जो एग्जाम्पल था उसको हम बोर्ड पे देखते हैं। अब यहाँ पे ये लेट सपोज कि हमारा वो जो गेट था वो ये है, और ये इस तरह से यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश की, ये हैंडल है और ये इस पॉइंट पे अपन फोर्स लगाना चाह रहे हैं, और इस फोर्स का पोजीशन वेक्टर जो है वो आर है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इधर मैंने बना दिया, ये एक्सिस है रोटेशन की जिसके ऊपर वो गेट घूम रहा था, वो है ये, और ये अपना पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ पे अपन फोर्सेज लगा रहे हैं। ये फोर्सेज कभी अपन इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ लगा रहे हैं लंबवत, कभी हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, अभी हम जिस केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है कि हम थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं। ये एफ जो है अपना थीटा एंगल पे है। अगर ये एफ थीटा एंगल पे है तो थीटा एंगल की इस डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होता है वो हम जानते हैं, वो होता है एफ कोस थीटा, है ना। थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ कोस थीटा, और इसको रिजोल्व कर रहे हैं अपन, है ना, इसके घटक जो है वो निकाल रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन में एफ कोस थीटा और इसकी डायरेक्शन में ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो जैसे ये रिजोल्व किया हमने तो हमें एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। हमने अभी अभी एग्जांपल में ये देखा था कि जब मैं इसको लंबवत खींच रहा हूँ तो बड़ा इफेक्टिव आराम से जो है वो खींच रहा है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ तो बिल्कुल भी गेट मूव नहीं कर रहा है। और ये वाला जो है वो मीडियम था, तो मीडियम वो क्यों था, मीडियम इफेक्टिव क्यों था, क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स है, एक एफ कोस थीटा क्योंकि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स कुछ काम नहीं आ रहा है, तो ये वाला फोर्स जो है वो यूजलेस है, एक तरह से इस गेट को मूव कराने के लिए यूजलेस है। ठीक है, सेकंड ये वाला जो है ये सिर्फ एफ साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है यही काम कर रहा है, तो इन दोनों को ये वाला कंपोनेंट अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ यही अपन कह रहे हैं गेट मूव कराने के लिए इफेक्टिव है। तो यहाँ पे एक नई क्वांटिटी मैं लिख रहा हूँ, देखो, एक तो आर जो इसका पोजीशन वेक्टर है और इसके साथ में एफ साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने जनरल बात यहाँ पे लिखी है। अच्छा, पर्टिकुलर बात अगर करें आर एफ साइन थीटा की, जो जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कब होगा, जब ये ऐसा होके ऐसा हो जाएगा, तो फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे या दोनों के बीच 0 एंगल हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये साइन 0 जो है वो 0 होता है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसको मैं लेट सपोज टो लिख देता हूँ, तो ये टो क्वांटिटी जो है वो 0 हो जाएगी, मतलब कि कोई इफेक्टिवनेस नहीं दिखा रहा है, ये फोर्स 0 इफेक्टिवनेस दिखा रहा है। अच्छा, अगर इसको मैं थीटा इज इक्वल टू 90 कर दूं स्पेशल केस में, कि जो हम ये लगा रहे हैं बाहर की तरफ जो फोर्स लगा रहे हैं, तो थीटा टो इज इक्वल टू आर एफ हो जाएगा, जो कि टो का मैक्सिमम मान होगा भाई। ठीक है, अब ये जो टो है ये वास्तव में है क्या, आगे जाके हम इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे, यही चीज है टॉर्क। टॉर्क क्या है, बल आघूर्ण। अब ये बल आघूर्ण चीज क्या होती है भाई, तो इसके लिए अभी एक लाइन में इतना ही समझ लो कि जिस तरह से सरल रेखीय गति में
सरल रेखीय गति में जो काम बल करता है, देखो लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, इसको इधर लिख देता हूं मैं, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, क्या करता है अभी लीनियर मोशन में फोर्स काम, लीनियर मोशन में फोर्स जो है वो गति का कारक है, गति करवाने का कारक है। अगर एक वस्तु पड़ी है और अपन उस पर फोर्स लगा रहे हैं और वो सीधी सीधी चली जा रही है, तो वो फोर्स उसको क्या करवा रहा है, मूव करवाने का काम कर रहा है ना। तो मूव करवाने का कारक है लीनियर मोशन के अंदर, वही कारक रोटेशनल मोशन में कौन है भाई, रोटेशनल मोशन में वही कारक, वही फैक्टर जो है वो है टॉर्क। अभी वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि इस गेट को मूव करवाने के लिए सिर्फ फोर्स जरूरी नहीं है, फोर्स के साथ उसका ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको बाहर की तरफ खींच रहा हूं तो काम आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको इसी डायरेक्शन में खींच रहा हूं तो वो मूव बिल्कुल नहीं करेगा। और रोटेशनल मोशन जो है वो हमने इस प्रकार से ये देखा कि टॉर्क नाम की एक नई क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जो है आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो आर एफ साइन थीटा को अगर अपन इसके साथ में मैच करें, देखो ये वाला, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसी क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू एक नई क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया, या फिर यूं कह दूं मैं कि इस नई क्वांटिटी को इस क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करना ज्यादा आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि इसमें साइन थीटा का फैक्टर है और साइन थीटा के द्वारा ही हमने इसको डिफाइन कर रखा है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो इसी तरीके से जो डिफाइन किया गया ए बी साइन थीटा, उसका एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है हमारी कन्वीनियंस, हमारी सुविधा। इसके आधार पे अपन बहुत सारी फिजिक्स की क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। इसी कारण से इसको ऐसा ही डिफाइन किया गया है, न कि ऐसा या ऐसा या ऐसा। इनमें से कोई स्वरूप नहीं है इसके जैसा, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो ए क्रॉस बी को डिफाइन करता है। ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा एन केप ही डिफाइन करता है, और इसका रीज़न हमने इस वीडियो में जाना। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ नया लेके आएंगे, क्योंकि जो वेक्टर्स वाला केस है वो ख़त्म हो गया है, तो हम कुछ नई कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में।